हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के जो स्टूडेंट्स हैं, भारतीय राजनीति और सरकार, जिन्होंने बुक ले रखी है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसमें हम यूनिट नंबर थर्ड के बारे में बात करेंगे आज, जिसका हमारा लेसन नंबर 2 होने वाला है संसद। तो जैसे कि हम सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, तो यूनिट नंबर थर्ड से लेसन नंबर 2 संसद के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा लेसन है संसद, उसके अंदर हमारे को ये लेसन नंबर आपका 1 है और ये आपका 2 हो गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संसद, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो संसद है वो है क्या। तो संसद जो है वो केंद्र सरकार का ही एक विधायी अंग है, और भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद को एक अलग ही स्थान दिया गया है। भारत का संविधान जो है वो संसदीय रूप की व्यवस्था करता है, और संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार का नाम, उत्तरदायी सरकार का नाम, या फिर सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहते हैं। अब ये जो है ब्रिटेन के अंदर, जापान में, कनाडा और भारत के अंदर जो है प्रचलित है। अब संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर देखी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, संसद का गठन कैसे हुआ है। तो आखिरकार जो संसद है वो किस तरीके से आई है। तो अनुच्छेद 79 के प्रावधान में भारत की जो संसद है उसको 3 घटक के अंदर बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें लोकसभा भंग किए जाने की विषय वस्तु है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता। और अगर हम वहीं बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति पद जो है वो कभी भी खाली नहीं रह सकता। अब राष्ट्रपति जो है वो, आपको पता होगा कि हमारे देश का सबसे पहला नागरिक कहलाता है, और भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग होता है। भारत का राष्ट्रपति संसद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोनों सदनों द्वारा पास किया गया कोई भी विधेयक, विधेयक यानी कि जो कच्चा कानून जिसको अभी अनुमति नहीं मिली है, तो वो विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। अब इसकी कुछ विधायी शक्तियां हैं, तो आपको मेन मेन चीज़ें समझ लेनी है, जिससे कि आप अपने आंसर्स को आराम से लिख सकेंगे। तो संसद की बैठक बुलाना राष्ट्रपति के हाथ में है, और उसकी जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करना और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसको भी जो है राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों में दिया गया है। चुनाव के बाद में कोई भी प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। संसद में लंबित किसी विधेयक और अन्यथा किसी संबंध में संसद को भी भेज सकता है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद खाली हैं, तो वो लोकसभा के किसी भी सदस्य को, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता को सौंप सकता है। और वहीं साहित्य, विज्ञान, कला, समाज, इनसे जुड़े हुए जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। और वहीं एंग्लो इंडियन की अगर हम बात करें, तो वहाँ के समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत कर सकता है। चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद संसद सदस्यों की निर्णयता के पक्ष प्रश्न पर भी निर्णय कर सकता है। अगर उसको लगता है कि इसके ऊपर कोई भी जो है प्रश्न किया जाना चाहिए, तो वो कर सकता है। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश और आज्ञा का होना आवश्यक है। जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी जो है लोकपाल बिल आया था, तो राष्ट्रपति की सिफारिश उस पर ज़रूरी थी, है ना। जब विधेयक द्वारा संसद पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है और विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। अगर उसको लगता है कि इसमें कोई भी जो है अभी संतुष्टि पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, इसके कितने पॉइंट्स आप कर लोगे बहुत है। अब बात आती है लोकसभा की। तो जो लोकसभा वर्ड है आपका, सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकसभा आया कैसे, बना कैसे। तो इसको निम्न सदन के नाम से, जनता के सदन के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो है सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं लोकसभा के अंदर, और लोकसभा की जो अधिकतम संख्या जो सीमित की गई है, निर्धारित की गई है, वो 552 है। और 530 राज्यों के प्रतिनिधि, यानी कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, प्रतिनिधि जो होते हैं, ठीक है, वो इसमें चुने जाते हैं। और 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और वहीं एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को भी राष्ट्रपति नामांकित करता है। अगर हम बात करें एट प्रेजेंट की, तो 545 सदस्य यहाँ पर जो लोकसभा के अंदर, और 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य राज्य संघ द्वारा लिए गए हैं, और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से लिए गए हैं। तो सबसे पहले आता है राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो भाई लोकसभा में जो राज्य है, राज्य के प्रतिनिधि राज्यों के जो विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अब वो कौन कौन से लोग हैं, तो देखो, भारत के हर नागरिक को
जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी जो है उपबंध, कोई भी जो है केस ना हो, और वो जो है मत देने का अधिकारी है। और ऐसा एक और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जब 61 जब संशोधन हुआ था, तो उसमें बताया गया था कि जो 1988 में कि जो वोट देने की जो आयु थी, मत डालने का जो अधिकार था, वो 21 वर्ष तक के व्यक्तियों का था, और उसे जो है 1988 के अंदर घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करना। तो इसमें बताया गया कि जो संविधान है उसने संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को चुनने की विधि को निर्धारण कर अधिकार दिया है। अब 1965 के अंदर ये बनाया गया, जिसके अंदर बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। फिर आता है आपका नाम निर्देशित सदस्य, जिसमें एंग्लो इंडियन समुदाय का जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व ना हो, तो राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 लोगों को नामित या फिर उनका नाम निर्देशित कर सकते हैं। और ये उपबंध जो है वो कब आया, ये 1960 तक के लिए था, लेकिन 95वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2009 में इस उपबंध को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब लोकसभा की जो चुनाव प्रणाली है, तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर बताया गया है कि लोकसभा के प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस संबंध में इसके 2 उपबंध। पहला, कि लोकसभा में जो सीटों का जो आवंटन है, बंटवारा है, वो राज्य को ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए बिल्कुल एक जैसा ही हो, और यह उपबंध उन राज्यों पर भी लागू नहीं होगा जिनकी संख्या 60 लाख से कम है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र में रीति से विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उनका आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही होता है। तो अब ये जो यहाँ पर आपको देखो 2 चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद हम देखें यहाँ पर तो आरक्षण की बात की गई है कि जो SC ST जो लोग हैं, यानी कि अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए जो सीटों का आरक्षण, कि संविधान में किसी भी धर्म विशेष की प्रतिनिधित्व पद्धति का त्याग किया गया है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई है। शुरू से ही बताया गया कि आरक्षण 10 वर्ष के लिए किया गया था, और धीरे धीरे 10 वर्ष बाद उसके अगले 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। और वहीं 1995वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में इस संरक्षण को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, उसके पास में ऐसी अन्य अर्हताएँ होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई। लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें, तो पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, और जब अध्यक्ष का स्थान खाली होगा तो लोकसभा के इस रिक्त स्थान के लिए अन्य सदस्य को चुना जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है। अब जो अध्यक्ष है वो लोकसभा व उसके प्रतिनिधियों का मुखिया माना जाता है। वह सदस्यों की शक्तियों विशेषाधिकारों का अभिभावक होता है, और वह सदन का मुख्य प्रवक्ता भी होता है। अब इसकी शक्ति और कर्तव्य की बात करें, तो सदन की कार्रवाई को संचालित करना ये सब इसके हाथ में है। अध्यक्ष का ये कर्तव्य है कि वो जो है गण पूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। सदन की बैठक के लिए गण पूर्ति सदन की संख्या का 10वां भाग होता है। अध्यक्ष सामान्य स्थिति में मत नहीं देता है ना, और बराबरी की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। अध्यक्ष जो है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, और सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक बुला सकता है। अध्यक्ष ये भी तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या फिर उसका निर्णय अंतिम होता है, ये वो बता सकता है कि वो धन विधेयक है या वो नहीं है। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ये आप समझ जाएंगे। फिर अब बात आती है, जब हमने लोकसभा के बारे में सब पढ़ लिया तो अब राज्यसभा आता है। तो राज्यसभा का गठन, इसके बारे में देखते हैं। तो जो राज्यसभा है इसकी अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इसमें 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे, जबकि जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वहीं वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य, और इसमें 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसका देखो राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन जो है वो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। जो राज्यसभा के अंदर जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वही जो है इनको चुनते हैं। अब राज्य संघ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व अगर हम बात करें, तो राज्यसभा में राज्य संघ क्षेत्र का एक प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित और निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है।
नामित सेम वही, इसके अंदर भी बताया गया है कि वही 12 ऐसे सदस्यों को नामित करेंगे जो कि कला से, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा इनसे जुड़े हुए होंगे, है ना। अब इसके अंदर क्या क्या ज़रूरतें हैं, वह भी भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु हो और उसके पास में ऐसे अन्य आहारतें होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई, और वो ज़रूरतें भी उनके पास होनी चाहिए। राज्यसभा का सभापति, इसको बताया गया इसके पास में शक्तियां हैं जो सभापति के पास नहीं होती। जैसे लोकसभा अध्यक्ष ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक पीठासीन अधिकारी होता है, और अध्यक्ष के विपरीत सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आगे चलते हैं थोड़ा हम। संसदीय विशेषाधिकार, तो इसमें कुछ मुख्य विशेषाधिकार दिए गए हैं जो एक सदस्य को प्राप्त है, कि संसद के प्रत्येक सदन में बोलने की स्वतंत्रता है उसको, है ना, राइट टू स्पीक, कुछ भी बोला जाए, मत व्यक्त किया जाए उसके संबंध में न्यायालय में कार्रवाई, और किसी भी रिपोर्ट, कागजात, वीटो और कार्यवाही की संसद के लिए किसी भी सदन द्वारा उसके आधिकारिक प्रकाशन के संबंध में उत्तरदायित्व होता है। सत्र के पूर्व और पश्चात 40 दिन की अवधि के दौरान दीवानी मामलों में गिरफ्तारी और किसी न्यायालय में एक गवाह के रूप में उपस्थित होने से छूट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। और उसके बाद में हमारा यहाँ पर आपका जो है ज़्यादा कुछ रहा नहीं, बस आप ये सब चीज़ें आप आराम से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर राज्यसभा की स्थिति की बात करें तो राज्यसभा लोकसभा के बराबर है। जहाँ राज्यसभा लोकसभा के बराबर नहीं होगी, जहाँ राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ हों जिनकी जिम्मेदारी लोकसभा के साथ नहीं होती। तो 3 दृष्टिकोणों के अध्ययन से यहाँ पर चीज़ों को हम समझ सकते हैं। तो बाकी आपको यहाँ पर जो है और कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि आपको लोकसभा, राज्यसभा और संसद के बारे में आपको सारी चीज़ें समझ में आई गई हैं। तो इस अध्याय में से सिर्फ आपको इतना ही समझना है, और आपका जो है क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर कि संसदात्मक शासन प्रणाली से क्या समझते हैं, संसद की विधायिक प्रक्रिया क्या है, और राज्यसभा की विशेष शक्ति, ये सब हम पढ़ चुके हैं। लोकसभा की विशेष शक्ति, राज्यसभा की विशेष शक्ति, ठीक है। तो आई होप आपको अध्याय समझ में आया होगा। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।